हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है राजा, किसान एवं नगर। इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो फर्स्ट चैप्टर से ही होती है, जब पहला चैप्टर ख़त्म हुआ था हड़प्पा सभ्यता वाला, जिसको कि सिंधु घाटी सभ्यता और आरंभिक नगर तथा अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जब पहला चैप्टर खत्म हुआ था तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे उन्हीं निवासियों के द्वारा एक वेद का निर्माण किया गया था, जिसको ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। तो यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। इस वेद के अंतर्गत प्रारंभ में 8,000 श्लोक थे, जो अब बढ़कर 1,00,000 से भी अधिक हो चुका है। और इस वेद के अंतर्गत ही कई प्रकार के श्लोकों का भी वर्णन किया गया है, जैसे लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समय समय पर वर्षा होने के लिए और सुख समृद्धि के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए ऋग्वेद के अंतर्गत कई प्रकार के श्लोकों का वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर की, यानी सेकंड चैप्टर के पहले टॉपिक की, जो कि है प्रिंसेप और पियदसी के रूप में। ये पहला जो टॉपिक है, जो प्रिंसेप यहाँ पे है, प्रिंसेप एक्चुअली एक अधिकारी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में ये कार्यरत थे, ये एक अधिकारी थे और इनका पूरा नाम जेम्स प्रिंसेप था। इनका पूरा नाम जेम्स प्रिंसेप था और इन्होंने 1830 के दशक में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि जैसे दो लिपि का अर्थ निकाला। एक लिपि के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसको रहस्यात्मक लिपि के नाम से जाना जाता था, और ऐसे ही दो लिपि थी जिनका इन्होंने अर्थ निकाला था। और जब इन्होंने इन लिपियों का अर्थ निकाला तो इन्होंने सोचा कि इन लिपि का हम उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे इन लिपियों का। जब इन्होंने उपयोग करने की सोची तो उसके ऊपर पहले से ही एक राजा अशोक का नाम लिखा हुआ था। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की, प्रारंभिक राज्य अर्थात जनपद और महाजनपद। तो जो जनपद है, जनपद का मतलब एक छोटा सा क्षेत्र होता है, एक छोटा सा स्थान, एक छोटा सा भूखंड, जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, या फिर वहीं पे आकर बाद में बस जाते हैं। इसके मुकाबले महाजनपद जो होता है ये बहुत बड़ा होता है। तो जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कुछ लोग आकर रहते हैं तथा बस जाते हैं। बात करें महाजनपद की, तो महाजनपद जनपद के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है। और महाजनपद के बारे में हमें बौद्ध और जैन धर्मों के आरंभिक ग्रंथों से मिला है जानकारी, कि महाजनपद नाम से भी कुछ चीज़ें होती हैं। गिनती की बात करें तो शुरुआत में, यानी प्रारंभ में 16 महत्वपूर्ण महाजनपद थे, जो हमें बौद्ध और जैन धर्म से जिसकी जानकारी मिली है। तो ये कुल 16 महाजनपद थे। हालांकि इन महाजनपद के नाम की सूची एक समान नहीं थी, परंतु कुछ महाजनपद के नाम हमारे सामने उभर कर सामने आता है, जैसे मगध, कौशल, कुरु और पंचाल, अवंती भी। तब तो बहुत सारे महाजनपद हमारे सामने उभर कर आते हैं। और इन सारे महाजनपद में के होने के बावजूद भी, हालांकि इनके नाम की सूची एक समान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मगध जो महाजनपद था इसको सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। तो मगध को इतना महत्वपूर्ण बताने के पीछे क्या रीजन था, उसके बारे में जानेंगे अब हम, कि मगध इतना महत्वपूर्ण क्यों था, इतना महत्वपूर्ण महाजनपद क्यों था। तो यहाँ टॉपिक दे रखा मगध का महत्व, अर्थात मगध इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। इतिहासकारों का कुछ मानना है और जो लेखक हुआ करते थे उनका कुछ मानना है। तो हम पहले बात करते हैं कि इतिहासकारों को क्या मानना था। तो इसके पीछे 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं कि मगध क्यों इतना महत्वपूर्ण रहा। ये पेपर में भी पूछा जाता है, तो जानते हैं। मगध क्षेत्र में खेती की उपज बहुत अच्छी हुआ करती थी। पहला कारण ये है मगध की महत्व होने का, कि यहाँ पे खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। खेती अच्छी होने के पीछे एक लॉजिक ये भी है कि ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था, और जब ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था तो वहाँ का जो क्षेत्र था बहुत नमी हुआ करता था, तो इस वजह से यहाँ पे खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो ये इसके महत्व का पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि लोहे की खदानें यहाँ पे मौजूद थी, जिससे जो यहाँ के सैनिक हुआ करते थे वो कई प्रकार के कार्य किया करते थे, जैसे उपकरण बनाना, हथियार बनाना।
इस प्रकार के कार्यों के लिए इन लोहे का प्रयोग किया करते थे सैनिक। थर्ड बात करेंगे थर्ड कारण की, तो जंगली क्षेत्रों में हाथी भी उपलब्ध थे। तो यानी हाथी भी यहाँ पे उपलब्ध हुआ करते थे, जहाँ पे जंगली क्षेत्र हुआ करता था, जो इलाका था मगध के अंतर्गत, वहाँ पे हाथी उपलब्ध हुआ करता था। तो हाथी जो उपलब्ध हुआ करता था, इसका भी प्रयोग सैनिक ही किया करते थे आमतौर पर। और चौथा जो कारण है वो है कि गंगा नदी और इसके उपनदियों से आवागमन के जो रास्ते थे, यानी यातायात के जो साधन थे, रास्ते थे, वो बहुत अच्छे थे, जिससे व्यापार हो जाया करता था। तो ये कुछ कारण थे जो इतिहासकारों का मानना है कि मगध इतना महत्वपूर्ण क्यों बना या क्यों था। वहीं कुछ लेखकों का मानना था कि मगध के इम्पोर्टेंस होने का कुछ और कारण है, और वो कारण उन्होंने वहाँ के शासकों की नीतियों को बताया कि मगध के जो आरंभिक शासक थे वो बहुत शक्तिशाली चतुर हुआ करते थे, तो उनके द्वारा जो नीति बनाई जाती थी, उन्हीं नीतियों के कारण मगध इतना महत्वपूर्ण हुआ है। अब हम बात करेंगे अभिलेख की। पीछे मैंने बात करी थी, जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने अभिलेखों और सिक्कों पर उन लिपियों का दर्शाना चाहा था, तो उसी अभिलेख के बारे में अब हम बात करेंगे। तो जो अभिलेख होता है, अभिलेख एक प्रकार का ठोस प्रमाण होता है, जो कि पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं या लिखे होते हैं। और जो अभिलेख लिखवाया करते थे, तो अभिलेख के जो लिखवाया करते थे उनकी विचारधाराओं और उपलब्धियों के बारे में भी इसके अंतर्गत लिखा होता था। उदाहरण के लिए मान लो जैसे किसी राजा है, मान लो अशोक ने कोई अभिलेख लिखवाया, तो अगर उन्होंने कोई अभिलेख लिखवाया तो उनकी जो उपलब्धियां हैं और उनकी जो विचारधारा है, यानी क्या उनका मानना है, क्या सोचना है, उनकी उपलब्धियां और विचारधाराओं के बारे में भी अभिलेख में लिखा होता था। और जैसा कि मैंने बताया, ये एक प्रकार का अस्थायी प्रमाण होता है, यानी इस अभिलेख, किसी भी अभिलेख के माध्यम से हमें किसी के भी बारे में लंबे समय तक जानकारी उपलब्ध होती है। और जो सबसे पहले अभिलेख लिखा जाता था वो प्राकृतिक भाषाओं में लिखा जाता था, यानी जो प्राकृतिक भाषा वो भाषा हुआ करती थी जो जन सामान्य के लिए, जन सामान्य में उपयोग की जाती थी, यानी सभी लोग बोला किया करते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो टॉपिक्स हमारे रह रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।